नमस्कार दोस्तों। तो चैनल में आपका स्वागत है। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर एक उपन्यास अपलोड किया था जिसका नाम है पिंजर और जिसे लिखा था अमृता प्रीतम जी ने। तो इतना बेहतरीन उपन्यास है। तो आज मैं उस उपन्यास की सारांश यानी कि समरी लेकर आपके पास आई हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारी जो मेन कैरेक्टर है पूरो के साथ। पूरो एक घर में बैठी हुई एक बोरी के ऊपर बैठी है और वो मटर छील रही है और उसके पेट में एक बच्चा है जिससे उसे नफ़रत है। तो ये चीज़ बहुत ही आश्चर्यजनक लगती है पढ़ने वालों को, सुनने वालों को कि एक औरत अपने पेट में पलने वाले बच्चे से इतनी नफ़रत क्यों रख रही है। तो कहानी धीरे धीरे इस तरह से खुलने लगती है। तो पूरो के बारे में बताया जाता है कि पूरो शाहों की बेटी है, यानी वो हिंदुओं की बेटी है। और पूरो का परिवार जो है वो छत्तोआनी गांव के शाह हैं, उनकी बेटी सबसे बड़ी बेटी पूरो है। तो ये जो शाह परिवार है ये छत्तोआनी का रहने वाला है। तो कुछ सालों पहले ये परिवार इस गांव से उठकर शहर चला जाता है और वहाँ पर इन लोगों का जो कह सकते हैं कि व्यापार है वो बहुत अच्छी तरह फलता फूलता है और ये लोग वापस अपने गांव आ जाते हैं। तो वापस गांव आने के बाद पूरो के पिताजी पूरो की शादी कर देना चाहते हैं अपनी ही किसी बिरादरी के बेटे के साथ और वो उसकी शादी करने के बाद दोबारा शहर वापस चले जाना चाहते हैं। तो ये लोग कुछ समय के लिए अपने गांव में डेरा जमाते हैं। तो उसका रिश्ता अपने पास के गांव से एक लड़के के साथ कर दिया जाता है जिस लड़के का नाम होता है रामचंद्र। और पूरो अपने इस रिश्ते से बहुत ही खुश है। पूरो की एक छोटी बहन भी है और तो पूरो की उम्र 14-15 साल की बताई गई है और पूरो की एक छोटी बहन है और उससे छोटा एक भाई है और उसकी माँ गर्भवती भी है। तो पूरो का जो भाई है उसका रिश्ता रामचंद्र की बहन के साथ कर दिया जाता है, यानी कि अदला बदली की जाती है। तो पूरो अपने गांव में अपनी सहेलियों के साथ खेतों में जाती है, कभी सब्जी तोड़ने, कभी फल तोड़ने या यूं ही खेतों में टहलने के लिए। तो उसे एक डर सा अपने अंदर महसूस होता है। अब ये डर उसे क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसका पीछा करता रहता है। तो एक दिन पूरो ऐसे ही अपनी सहेलियों के साथ खेत में गई होती है और किसी उसकी शायद चप्पल टूट जाती है और वो पीछे रह जाती है और तभी वो देखती है कि एक लड़का उसके बहुत करीब आ जाता है और उसके साथ बात करने की कोशिश करता है। पूरो डर जाती है और वो दौड़ कर अपनी सहेलियों के साथ जाके मिल जाती है। तो अपनी सहेलियों को बताती है तो उसकी सहेलियाँ उसे हंसी मजाक में इस बात को टाल देती हैं कि ये सब तो होता ही रहता है और इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ऐसा एक दो बार और होता है। तो एक दिन शाम के समय पूरो की माँ थोड़ा अपनी बेटी को लेके बहुत उदास होती है कि अब ये विदा हो जाएगी। पूरो भी थोड़ी भावुक हो जाती है और पूरो की माँ को याद आता है कि हो सकता है इसकी ससुराल से कुछ लोग इसका कपड़ों का नाप लेने के लिए आए या कोई शगुन वगैरह का सामान देने के लिए आने वाले हैं और घर में कोई सब्ज़ी भी नहीं है। तो पूरो को कहती है कि तू अपनी बहन को लेकर जा और पास वाले खेत से सब्ज़ी तोड़ कर ले आ। तो पूरो अपनी बहन को लेती है और वो अपने खेतों की तरफ जाके सब्ज़ी तोड़ती हैं। तो जब वो वापस आ रही होती है तो पूरो बहुत घबरा जाती है। तो उसकी बहन उसे कहती है कि तू इतना घबरा क्यों रही है, तू धीरे क्यों नहीं चलती है। पूरो बहुत तेज़ कदमों से अपने घर की तरफ जाना चाहती है और उसकी बहन थोड़ी लापरवाही से कहती है कि तुम इतना क्यों घबरा रही हो। तो उसी वक्त एक घोड़ा और एक घुड़सवार उनकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं और पूरो ज़ोर से चिल्लाती है और वो घुड़सवार पलक झपकते ही पूरो को अपने घोड़े पर बिठाता है और पूरो को लेकर के
गायब हो जाता है। उसकी बहन चिल्लाती रह जाती है। पूरो इन सब एकदम के इस कह सकते हैं हादसे से बेहोश हो जाती है। और पूरो को जब होश आता है तो पूरो एक कमरे में एक खाट पर पड़ी हुई है। अपने आसपास देखती है, वहाँ पर कोई भी नहीं है और वो पूरी तरह घबरा जाती है। तो तभी वो देखती है कि उसके पास एक लड़का, एक नवयुवक खड़ा है और वो उसके मुंह में पानी या घी शक्कर ऐसा कुछ डालने की कोशिश कर रहा है। तो पूरा उसे देखकर और घबरा जाती है और बुरी तरह से डर जाती है और वो दोबारा बेहोश हो जाती है। तो कुछ समय के बाद जब वो अपना थोड़ा होश संभालती है और वो उससे पूछती है कि तू कौन है, मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है, तो वो लड़का उसे बताता है कि उसका नाम रशीद है और वो इस गांव में रहने वाले मुसलमान लोगों का बेटा है। तो पूरो उसे पूछती है कि वो उसे यहाँ पे क्यों लेकर आया है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ और तुम पहले कुछ खा लो। लेकिन पूरो बहुत रोती चिल्लाती है और उसे कहती है कि मुझे मेरे घर वापस छोड़ के आ जाओ। तो रशीद उसे समझाता है कि अब मैं तुझे वापस छोड़ के भी आऊँगा ना तो तेरे घर वाले तुझे स्वीकार नहीं करेंगे अब। तो पूरो नहीं मानती क्योंकि कोई भी लड़की इस बात को कैसे स्वीकार कर सकती है। तो रशीद उसे बताता है कि उसके मुसलमान परिवार में और उसके हिंदू शाहों के परिवार में बहुत पुरानी एक रंजिश रह चुकी है। और वो रंजिश ये थी कि जो रशीद की बुआ थी या रशीद के ख़ानदान की जो बेटी थी, उन्हें शाहों के परिवार ने, शाहों के जो मर्द थे, उन्होंने उसके साथ गलत किया था और उसे 2-3 दिन अपने पास रखने के बाद उसे छोड़ दिया था और उसे वापस भेज दिया था। तो ये उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती वाला, उनके परिवार के साथ ये बेइज्जती वाला सलूक उन्होंने किया था। और इस बात का बदला लेने के लिए अब उन लोगों ने पूरो को निशाना बनाया था कि जैसे उन्होंने उनके परिवार की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की है तो उसी तरह से वो उनके हिंदुओं के परिवार की जो बेटी है उसे निशाना बनाएंगे। और पूरो बदकिस्मती से उनके निशाने पर आ गई थी। लेकिन जो रशीद है यहाँ पर, ये एक थोड़ा कह सकते हैं एक अच्छा, इसमें पूरो के लिए एक अच्छा रहा इस कहानी में कि जो रशीद है वो पूरो को देखते ही उससे इश्क करने लगता है। यानी कि वो उसके प्रति एक इज़्ज़त का भाव रखता है और वो पूरो के साथ कोई भी गलत सलूक नहीं करना चाहता। लेकिन पूरो फ़िलहाल ये सब सोचने के उसमें नहीं थी, उसका दिलो दिमाग में ये सब नहीं चल रहा था। तो एक रात को वो क्या देखती है कि वो हमेशा भागने की कोशिश तो करती ही रहती है। तो एक रात उसे इस चीज़ का मौका मिल जाता है, रशीद सो रहा होता है, वो उसकी जेब से चाबी निकालती है या उसके तकिए के नीचे से चाबी निकालती है, दरवाज़ा खोलती है और वो भाग जाती है। तो बाहर निकल के वो देखती है कि बाहर तो खेत हैं, सुनसान इलाका है और वो सिर्फ वो एक मकान उस जगह पर होता है। यानी कि वो एक तरह का फार्म हाउस होता है किसी का और आसपास कोई आबादी नहीं होती है। लेकिन पूरो किसी तरह से जो भी रास्ता उसे दिखता है, दौड़ती भागती गिरती पड़ती अपने घर की तरफ भाग जाती है और उसे अपना घर भी मिल जाता है। कुछ दूरी में उसे अपना गांव मिल जाता है। फिर वो अपने घर की तरफ जाती है, वो अपने घर का दरवाज़ा खटखटाती है और उसकी माँ उसे देखकर और उसके घर वाले उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और हैरान परेशान हो जाते हैं। वो अपनी माँ से मिलती है, उसकी गोद में रोती है, लेकिन आखिर में उसके पिता उसे कहते हैं कि वो वापस चली जाए क्योंकि अब वो एक समाज में रहने के लायक नहीं रह गई है। लेकिन पूरो ये बात सुन के बहुत ही दुखी हो जाती है और सदमे में पहुंच जाती है कि उसके अपने माता पिता उसे अस्वीकार कर रहे थे क्योंकि पूरो की छोटी बहन थी, भाई था, उन्हें बिरादरी में रहना था
तो माँ बाप उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो इसमें मतलब काफ़ी भावनात्मक ये है सीन कि इतने मतलब अपनी प्यार नाज़ों से पाली हुई बेटी को वो इस बात के लिए समाज के डर से वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो खैर पूरो उस घर से बाहर निकल आती है रात के अंधेरे में। अब उसके पास और कोई चारा नहीं है। वो वापस आ रही होती है और उसे रास्ते में एक कुआं दिखाई देता है, तो वो कुएं की तरफ बढ़ती है। लेकिन उसी बीच उससे पहले ही रशीद वहाँ पहुँच जाता है और उसे रोक लेता है। अब पूरो को तो मौत भी स्वीकार नहीं कर रही थी, तो पूरो अब अपने कह सकते हैं कि अपने आप को किस्मत के सहारे छोड़ देती है और वो लड़ना छोड़ देती है। तो रशीद उसे वापस उसी घर में ले जाता है और कुछ दिन के बाद वो अपने परिवार के सामने पूरो के साथ निकाह कर लेता है और उसका धर्म परिवर्तन कर देते हैं। उसका नाम रखा जाता है हमीदा, और हमीदा के नाम का उसका नाम भी उसकी बाजू पे गुदवा दिया जाता है, टैटू बना दिया जाता है हमीदा के नाम से। तो पूरो को इस चीज़ से बहुत तकलीफ़ होती है, उसकी आत्मा बहुत दुखी होती है, उसे एक तरह से रशीद से नफ़रत महसूस होती है। लेकिन आगे चल कर के ये जो टैटू है ये किस तरह से उसकी मदद करता है या किस तरह उसके लिए ठीक रहता है, और ये जो रशीद की सोच थी कि उसे इस तरह का नाम लिखवा लेना चाहिए, तो आगे चल कर के ये किस तरह से उसके लिए फ़ायदेमंद होता है, तो हम देखेंगे। तो अब पूरो अपने आप को रशीद की गृहस्थी में बसा लेती है। धीरे धीरे कुछ महीनों बाद वो माँ बनती है और अपने आसपास वो उसका दिल जो है वो एक दुखी हृदय होता है, तो उसे अपने आसपास कोई भी दुखी इंसान दिखता है तो वो उसकी मदद करना चाहती है। तो ऐसे ही उसकी पड़ोस में एक लड़की होती है, उसका नाम कम्मो होता है। उसकी सौतेली माँ होती है जो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती है, उसे अच्छे फटे हुए कपड़े पहनने पड़ते हैं, अच्छा खाना नहीं मिलता है, कोई साफ़ सफाई का उसका ध्यान नहीं रखा जाता है, काम करवाती है उससे। तो पूरा उसके प्रति बहुत ही हमदर्दी महसूस करती है, उसे अपने पास बुलाती है, खाना खिलाती है, कपड़े तो खैर वो नहीं दे सकती क्योंकि उसकी माँ बहुत ही कह सकते हैं कि सख्त होती है और उसे उसका पूरों से उसका मिलना उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसे उसका ध्यान रखती है, उसके बाल बनाती है। और इसी तरह फिर एक और कैरेक्टर इस कहानी में आता है, एक पागल औरत जो सड़कों पर ऐसे ही फिरती रहती है। तो पूरा उसको देखती है, उसे कभी खाना खिला देती है और वो औरत यूं ही सड़कों पर ही रात गुजारती है। दिन में भी कभी बच्चे उसे मारते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं, कभी वो बच्चों के पीछे दौड़ती है। तो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कहानी में बताया जाता है कि उस औरत गर्भवती हो जाती है। अब ये बच्चा किसका है? और पूरों को इस बात से बहुत ही नफ़रत महसूस होती है कि एक औरत जिसमें ना रूप है ना रंग है, कुछ भी नहीं, और उसे भी एक शरीर समझ के मतलब उसके साथ भी इस तरह का सलूक, और उस चीज़ से बहुत दुखी होती है। और कुछ दिनों के बाद उस औरत बताया जाता है कि वो औरत एक पेड़ के नीचे प्रसव पीड़ा के दौरान मर गई होती है, ठंड के मारे अकड़ के मर गई होती है, और एक बच्चा उसके पास पड़ा होता है जिसे उसने जन्म दिया था। तो अब उस बच्चे को कौन पाले, उस बच्चे का असली पिता कौन है, कोई नहीं जानता। तो पूरो इस बात से बहुत ही कह सकते हैं कि भावुक हो जाती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है और उसे अपने घर ले जाती है। उसका अपना भी एक बेटा है और अब ये इस दूसरे बेटे को भी अपना दूध पिलाती है और इसे पालती है
और धीरे धीरे इस बच्चे के साथ उसका एक भावुक रिश्ता सा बन जाता है। और जब ये बच्चा थोड़ा संभल जाता है और अब उस बच्चे के लिए तो वही एक परिवार है, वही उसके माता पिता हैं। रशीद भी उस बच्चे को अपनाता है, उसके साथ अच्छा सलूक करता है इस कहानी में। लेकिन ये भी अच्छा दिखाया गया है कि रशीद जो है वो पूरो के साथ बहुत अच्छा सलूक करता है, उसे प्यार से रखता है और उसके साथ कभी कोई गलत व्यवहार नहीं करता और उसके दर्द को समझता है। तो अब वो बच्चा पूरो और रशीद को ही अपना माता पिता समझता है। 6-7 महीने का हो चुका है और अपने बड़े भाई के साथ खेलता है। तो अब गांव के जो हिंदू मुसलमान हैं उनके अंदर ये बात पनपने लग जाती है कि बच्चा ये हिंदू है या मुसलमान है। तो अब गांव के हिंदुओं को लगता है कि ये बच्चा हिंदू है और ये मुसलमान हमारे बच्चे को पाल रहे हैं। तो इस बात से गांव में एक अशांति फैल जाती है। और लेकिन ये बात सामने कोई नहीं आता है कि बच्चा असल में है किसका। लेकिन गांव में शायद हिंदुओं की आबादी ज़्यादा होती है तो उन्हें ये लगता है कि शायद ये बच्चा हिंदू का है और अभी मुसलमानों के घर में पल रहा है। तो वो लोग उस बच्चे को पूरो की गोद से छीन लेते हैं और उसे जो एक मंदिर होता है वहाँ पे किसी दाई को उसके लिए नियुक्त कर देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे पालो, ये बच्चा हिंदुओं के संरक्षण में ही पलेगा। लेकिन पूरो इस बात से बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही दुख वाली बात थी कि जैसे पिछले 6 महीने से वो अपना दूध पिलाकर पाल रही है, जिसके पोतड़े धो रही है और उस बच्चे को तुम दोबारा उठा कर ले जाते हो और 6 महीने से तुम लोग कहाँ थे। तो अब वो बच्चा जब वापस उस दाई के पास चला जाता है तो बच्चा बहुत रोता है, बीमार रहने लग जाता है। इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि उसके मरने तक की नौबत आ जाती है। तो सब डर जाते हैं कि अब इसकी हत्या का पाप हमारे सिर न पड़ जाए। तो कुछ दिनों के बाद वो फिर रशीद को बुलाते हैं। तो रशीद उन्हें खूब डांटता है कि तुमने इस बच्चे की क्या दुर्गति की। और खैर लेकिन फिर वो बच्चा वापस पूरो को मिल जाता है और पूरो के गोद में वापस आ जाता है और अब उनके परिवार का सदस्य बन जाता है। फिर एक दिन पूरो अपनी एक सास कह लीजिए या एक रिश्तेदार के साथ रतौल गांव जाती है। रतौल गांव रामचंद्र का गांव है। रामचंद्र जो पूरा का मंगेतर था, जिसे पूरो आज तक भुला नहीं पाई है और उसे याद करती है और कहीं ना कहीं उसके दिल में वो आज भी है। तो पूरो अपने उस रिश्तेदार के साथ उस गांव में जाती है और उन्हें कुछ दिन वहाँ पर ठहरना होता है। वहाँ पे एक साधु या कोई पीर बाबा होते हैं जो आँखों का इलाज करते हैं। उसकी उस सास को आँखों की कोई परेशानी होती है तो उसके साथ वो जाती है, अपने बच्चों को लेकर के जाती है। तो वहाँ पे जब वो कुछ दिनों के लिए ठहरती है तो ऐसे ही एक दिन उसका मन करता है कि क्यों ना वो गांव को घूम के देखे, जो उसका कभी ससुराल हो सकता था। तो वो गांव की तरफ निकल जाती है, गांव के खेतों की तरफ जाती है और खुद को अब कल्पना में करती है कि मैं इस गांव की बहू होती और मैं ऐसे ही इन रास्तों पर चलती। तो वो एक खेत की तरफ पहुंचती है और ऐसे ही वहाँ पे काम करने वाले मज़दूरों से पूछती है कि ये किसका खेत है। तो वो रामचंद्र का नाम ले देते। तो पूरो घबरा जाती है या उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। वो उसी ज़मीन पर खड़ी है जो या उसकी हो सकती थी, उसके पति की हो सकती थी। तो वहाँ पे खड़ी होती है एक पेड़ के पास और तभी उसे अपनी तरफ कोई आता हुआ दिखता है। उसने रामचंद्र को देखा था ये सब हादसा होने से पहले, और उसकी जब सगाई हुई थी तो उसकी सहेलियों ने ऐसे ही मजाक मजाक में आते जाते रामचंद्र को दूर से उसे दिखाया था। तो उसने रामचंद्र को देखा हुआ था, रामचंद्र ने उसे कभी नहीं देखा था। तो उसे अपनी तरफ कोई आता हुआ दिखता है और उसके आगे मतलब लेखिका ने इसे बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है कि उसे किस तरह का महसूस हो रहा था, उसे अपनी तरफ आते हुए देखना।
और फिर वो आके उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो कुछ भी नहीं बोल पाती है कि वो कौन है, क्या है, और फिर वो वापस चली जाती है। और इसके कुछ दिनों के बाद 1947 आ जाता है। 1947 मानव इतिहास की सबसे बुरी घटना। तो 1947 जब आता है तो जहाँ अभी पूरो होती है वो हिस्सा पाकिस्तान के अंडर आ जाता है। अब वो पाकिस्तान के अंडर है तो वहाँ के जो भी हिंदू हैं उन्हें अब वहाँ से निकलना है, वहाँ से भागना है, और वहाँ पे मारकाट शुरू हो जाती है। मुसलमान लोग हिंदुओं की बेटियों को उठाना शुरू कर देते हैं, उनके घरों को हथियाना शुरू कर देते हैं। तो पूरो को अपने घर वालों की चिंता होती है। तो ऐसे ही एक रात को जब एक हिंदुओं का काफ़िला हिंदुस्तान की तरफ जा रहा होता है, पाकिस्तान से निकलता हुआ, पूरो के गांव से निकलता हुआ जा रहा होता है और पुलिस के संरक्षण में जा रहा होता है, तो पूरो वहाँ पे जाती है मिलने के लिए कि शायद उसे कोई अपना मिल जाए। तो पूरो क्या देखती है कि वहाँ पर रामचंद्र है। तब रामचंद्र से उसकी मुलाकात होती है और उसे बताती है कि वो कौन है, कौन थी। और तब रामचंद्र उसे बताता है कि उसकी शादी उसकी छोटी बहन से हो गई है और उसका जो भाई है उसकी शादी रामचंद्र की बहन से हो गई है, जो कि बचपन में ही तय हो चुकी थी। तो पूरा इस बात से बहुत खुश होती है और वो पूछती है कि वो सब लोग कहाँ हैं। तो वो ये बताता है कि उसकी जो रामचंद्र की जो बहन है वो तो अब पाकिस्तान में ही रह गई है, और जो रामचंद्र की पत्नी है और पूरो का जो भाई है वो लोग हिंदुस्तान निकल गए हैं और वो चले गए हैं। लेकिन उसकी अपनी बहन यानी कि पूरो की भाभी लाजो होता है जिसका नाम, वो पाकिस्तान में ही फंस गई है। मतलब पाकिस्तान में इस तरह से फंस गई है कि उसका किसी ने अपहरण कर लिया है। तो पूरो इस बात से बहुत दुखी होती है, उसे अपना वक्त याद आता है। तो वो उसे आश्वासन देती है कि वो ज़रूर लाजो को ढूंढ निकालेगी। तो रामचंद्र से फिर वो विदा लेती है और फिर वो लाजो की खोज में निकल जाती है। वो गांव में घूमती है, सर पर कंबल बेचने का गट्ठर लेके घूमती है, लोगों के घरों के अंदर जाती है, जान पहचान करने की कोशिश करती है सबसे। तो ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन वो लाजो तक पहुंच जाती है। फिर वो लाजो से मिलती है, दोनों बहुत रोती हैं। लाजो को उसी के घर में एक मुस्लिम ने बंधक बना के रखा होता है, और उसने उस घर पर तो कब्ज़ा कर ही लिया होता है, लेकिन बेचारी लाजो को भी अपने कब्ज़े में रखा होता है। उसकी एक बूढ़ी माँ होती है सिर्फ वहाँ पे, जो हमेशा लाजो के ऊपर पहरा लगा के बैठती है, उसकी निगरानी करती है और लाजो से नफ़रत भी करती है। तो एक दिन जब वो बुढ़िया कभी बाहर गई होती है और उसका बेटा भी बाहर गया होता है, तो पूरो वहाँ पहुँचती है और लाजो को वहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका बता देती है कि तुम रात को कुएं के पास पहुँच जाना और रशीद तुम्हें ले लेगा, अपने घोड़े पर अपने साथ तुम्हें ले आएगा। तो इस तरह से लाजो रात को निकलती है। रशीद उसे अपने घोड़े पर फिर से बिठाता है। रशीद को वही वक्त याद आता है जब उसने पूरो को अपने साथ बिठाया था, लेकिन तब की और अब की परिस्थिति में बहुत फ़र्क होता है। इस कहानी में एक घटना और भी होती है कि जो पूरो का भाई होता है वो अपनी बहन को कभी नहीं भूला होता, और वो उसके अंदर एक भाई के अंदर जो बदले की आग होती है वो उसके अंदर धधक रही होती है। तो एक बार वो क्या करता है कि उसे पता तो होता है कि उसकी बहन को गांव के मुसलमानों ने, किस मुसलमान परिवार ने अगवा किया है। रशीद तो पूरो को लेकर के किसी दूसरे गांव में जाकर के बस जाता है, लेकिन जो उसका घर होता है रशीद का, जहाँ उसके ताया चाचा वगैरह होते हैं और उनकी अपनी ज़मीनें होती हैं, तो उसका भाई वहाँ पर उनकी फसल, लहलहाती फसल को एक बार पूरी आग लगा देता है
और उन्हें भी पता चल जाता है कि आग किसने लगाई है। और ये बात रशीद तक भी पहुंच जाती है कि उसके खेतों में किसी ने आग लगाई है और वो जानता है किसने लगाई है। और ये बात पूरो को भी पता चल जाती है। रशीद उसे कुछ कहता नहीं है, लेकिन वो महसूस कर लेती है कि क्या हुआ है। तो इस इंसिडेंट में भी रशीद के एक अच्छे व्यक्तित्व को दर्शाया गया है कि वो इस बात पर नाराज़ नहीं होता है, बल्कि वो दुखी होता है और अपनी बात किए पर शर्मिंदा होता है कि वो इस चीज़ को डिज़र्व करता है कि एक भाई ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए उसका नुकसान किया। तो इस तरह रशीद लाजो को अपने घोड़े पर बिठाता है और उसे पूरो के पास पहुंचा देता है। अब लाजो जो है वो गांव के बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि उसे वो रात के अंधेरे में लेकर आया होता है और उसे छुपा के रखना होता है, क्योंकि वो मुसलमानों का गांव होता है। और लाजो और पूरो घर के अंदर ही रहती हैं। लाजो को अंदर ही रखा जाता है और किसी को खबर नहीं होती है कि इनके घर के अंदर कोई और इंसान भी रह रहा है। पूरो इस बात से बहुत खुश है, क्योंकि उसके मायके से कोई उसके पास आया है। जैसा कि औरतों में होता है, उन्हें अपने मायके के प्रति बहुत ही प्यार भरा भावनाएं होती हैं। तो वो उसकी बहुत सेवा शुश्रूषा करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, वो दुखी ना रहे। लेकिन लाजो अपने आप में बहुत ग्लानि में होती है कि अब वो अपने पति के सामने कैसे जाएगी, अब उसके सामने जाने के लायक नहीं रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छा संवाद भाभी और ननद के अंदर होता है। पूरो से समझाती है कि अब ऐसा नहीं है, अब तो हर दिल पर चोट लगी है, और वो अपने भाई को समझाएगी कि वो तुम्हारे साथ कभी बुरा सलूक ना करे। तो फिर कुछ दिनों के बाद थोड़ा पत्र व्यवहार होता है और पूरो के जो भाई होता है और रामचंद्र होता है, वो लोग बॉर्डर पर आते हैं लाजो को लेने के लिए। तो पूरो उस दिन लाजो को खूब सजाती है, उसके लिए लड्डू पिन्नियाँ बनाती है, अच्छा जोड़ा सिलवाती है, जैसे कि वो उसे विदा कर रही होती है। और वो जानती है कि ये शायद पहली और आखिरी रिश्तेदार मेरे पास मायके से आई है, और शायद आज के बाद वो उसे देख भी नहीं पाएगी। तो अपने सारे अरमान, सारी रीझें पूरी कर लेना चाहती है। लाजो भी वहाँ से जाते वक्त बहुत उदास होती है और वो डर भी रही होती है, और पूरो को कहती है कि नहीं, मुझे तुम अपने पास ही रख लो, मैं नौकरानी बनकर तुम्हारे घर में रहूँगी। लेकिन पूरो फिर भी उसे समझाती है, और रशीद भी उसे छोटी बहन की तरह स्नेह देता है। तो वो लाजो को लेकर के बॉर्डर पर, जहाँ पे अदला बदली औरतों की हो रही होती है, वहाँ पर पहुँच जाता है। तो ये भी एक बहुत ही लेखिका ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है, औरतों के ऊपर जो बुरी ट्रेजेडी उस समय बीती थी। तो लाजो अब अपने पति के सामने आती है और पूरो से अपने भाई को समझाती है कि तू कभी भी इसका दिल मत दुखाना। उसका पति इस बात को स्वीकार करता है। और तो वहाँ पे रामचंद्र भी खड़ा है, और भाई अपनी बहन को इतने सालों के बाद देख रहा है, पूरो को देख रहा है वो, तो उसके अंदर फिर वही पुराना जज्बा चाहता है कि उसकी बहन उसके साथ वापस चले। अपनी बहन को बोलता है कि चलो, अब तुम भी हमारे साथ चलो। तो अब जो भाई है वो अपनी बहन को इतने सालों बाद देख रहा है, और उसके अंदर जो अपनी बहन के लिए प्यार, जो करुणा, दया सब उभर कर सामने आ जाती है। और वो अपनी बहन को बोलता है कि तुम हमारे साथ वापस चलो, अपने घर चलो, अपनी माँ के पास चलो, और अब तुम्हें सब स्वीकार कर लेंगे। तो अब रामचंद्र भी सामने खड़ा है, लेकिन पूरो मना कर देती है। पूरो कहती है कि नहीं, मैं नहीं, मना कर देती है वो आने से।
और वो ये भी कहती है कि जब भी कोई लड़की, आखिरी लाइन है ये उपन्यास की, बहुत ही अच्छी लाइन है कि जब भी कोई लड़की अपने मायके या अपनी माँ के पास पहुँचेगी तो समझना कि पूरों की आत्मा भी वहाँ पहुँच गई। तो इसी लाइन के साथ ये उपन्यास समाप्त हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत उपन्यास है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। और मैंने अपने चैनल पर इसे पूरी तरह नरेट किया है, तो आप इसे ज़रूर सुनिएगा। सुनने में ये बेहद खूबसूरत लगता है। तो उम्मीद है आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से, पर हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो, उसके लिए क्षमा करें। तो धन्यवाद।